नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन डी। सेक्शन डी का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 32 एंड द क्वेश्चन इज अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, यूनिफॉर्म स्पीड को क्या एज्यूम करोगे, लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो भी यूनिफॉर्म स्पीड है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर। ये क्लियर हो गया। फिर कहा जा रहा है द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। आपने कहा स्पीड x है, फिर कहा जा रहा है अगर ये स्पीड बढ़ जाती है कितनी, x से x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, x से x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो पहले जितना भी टाइम था उससे 1 आवर क्या होगा, कम हो जाएगा फॉर द सेम जर्नी। तो आपको ये कहा जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। अब आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर दो तरह की टाइमिंग्स है, एक वो जब ट्रेन किस स्पीड से जा रही है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी वो जब ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाती है, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब देखो टोटल डिस्टेंस कवर कितना है, 360 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ये कितना है, 360 किलोमीटर। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि टाइम, अगर मैं ये लिखता हूं कि टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर स्पीड, तो इसको मैं ले लेता हूं t1। तो ये कितना होगा जी, टाइम इक्वल टू क्या होता है, 360 बाई x। कितना होगा, 360 बाई x। ये एग्री करते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि टाइम देन टेकन बाय ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर डिस्टेंस विद, अब स्पीड कितनी है, x प्लस 5, स्पीड इंक्रीज हो गई है ना, तो अब टाइम कितना है, अब स्पीड कितनी है, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड। इस टाइम को हम क्या ले लेते हैं, t2। गुड, तो ये हो गया 360 बाय x प्लस 5 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना और सोच समझ के आंसर देना। क्वेश्चन ये है मेरा, दोनों टाइम में डिफरेंस है 1। अब आपके हिसाब से t1 माइनस t2 इक्वल टू 1 है या t2 माइनस t1 इक्वल टू 1 होगा। स्पीड बढ़ने से टाइम ज्यादा लगेगा या कम, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, कम। इसका मतलब ये टाइम ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन t1 माइनस t2 इक्वल टू क्या है, 1। t1 कितना है, 360। व्हाट अबाउट t2, 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया, 1। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर हो गया। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हो, 360 विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1 बाय 360। x से आपका x कैंसिल हो गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा x प्लस 5। 360 इंटू 5, 360 इंटू 5, 5 0 द 0, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18। कितना हो गया, 1800। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x, ये माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब 1800 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 5 आ जाए, 1800 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 5 आ जाए। ये जो फैक्टराइज, अब इसको करने के दो मेथड है, या तो आप क्या करो इसको मिल्टन स्प्लिटिंग से या डी फॉर्मूला यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। समझ में आ गया। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर
प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0 होगा नहीं होगा? यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा x, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 45 और यहाँ से कॉमन आएगा माइनस 40, ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 45 इक्वल टू 0। जब x प्लस 45 0 के इक्वल होगा तो माइनस 45 और दूसरा फैक्टर क्या होगा x माइनस 40। एक स्टेप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। अब देखो यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या होगा x प्लस 45 और दूसरा फैक्टर क्या है x माइनस 40 इक्वल टू 0। जब आप कहते हो कि x प्लस 45 इक्वल टू 0 तो इसका मतलब स्पीड कितनी आ रही है माइनस 40। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड कांट बी नेगेटिव। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है x प्लस 40 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या 40, दैट इज स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन या यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन जिसको आपने x लिया था वो क्या होगा 40 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट है तो बताओ जी। सर अपने x अच्छा x माइनस 40 आएगा। अब ठीक है x माइनस 40 तो x इक्वल टू क्या हो गया 40 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 32 का ये ऑप्शनल क्वेश्चन है एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 का ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन है मोटर बोट हु स्पीड इज। देखो पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूँ, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अब ये होता क्या, देखो जैसे कि मान लो ये स्ट्रीम है और इस पे ये आपकी क्या चल रही है बोट। अब अप स्ट्रीम का मतलब ये नहीं है कि बोट ऐसे जाएगी और डाउन स्ट्रीम का मतलब ये नहीं होता। पहले इस चीज़ का मतलब समझो। अप स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि ये जो पानी की धारा है, जो स्पीड है, बोट अगर उसके फ्लो के साथ जा रही है तो उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। पानी अगर इस तरफ फ्लो कर रहा है और बोट भी इस तरफ जा रही है तो जिस तरफ पानी का फ्लो उस तरफ बोट, तो उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। पानी का फ्लो इस तरफ है, बोट इस तरफ, यानी कि फ्लो के अगेंस्ट, स्ट्रीम के अगेंस्ट, तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अब मेरा क्वेश्चन है कि जब डाउन स्ट्रीम होगी तो बोट की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, क्योंकि वो पानी के फ्लो के साथ जा रही है। इसीलिए जब हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो हम लिखते हैं स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि उससे उसकी स्पीड बढ़ रही है। और जब हम अपस्ट्रीम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अपस्ट्रीम की, तब हम लिखते हैं स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि बोट अगर इधर है तो स्ट्रीम इधर है। समझ में आ रहा है? पहले तो स्पीड अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है। तो बस इसी पर आपका ये क्वेश्चन बेस्ड है आपका। देखो अब क्वेश्चन क्या है आपका, क्या था मोटर बोट हु स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। फिर आपको कहा जा रहा है मोटर बोट हु स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखो अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है, देखो यहाँ पे जो बात हो रही है अपस्ट्रीम की, वो कितने डिस्टेंस को लेके हो रही है 24 किलोमीटर। यानी कि स्ट्रीम के फ्लो के अगेंस्ट जो बोट है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो ये 24 किलोमीटर यहाँ पर क्या है डिस्टेंस है। ये क्या गिवन है आपको डिस्टेंस। देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, यानी कि अपस्ट्रीम में भी इतना ही डिस्टेंस कवर हुआ जितना डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में भी कितना डिस्टेंस कवर हुआ है 24 किलोमीटर। कितना हुआ है 24 किलोमीटर। अच्छा मान लेते हैं अपस्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर हुआ उसमें कितना टाइम लगा t1, डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर हुआ ये वाला, इसमें कितना टाइम लगा t2, ठीक है। अब उसमें कहा जा रहा है ये जो डिफरेंस है दोनों का वो 1 hour का डिफरेंस है। तो स्पीड ऑफ द, आपको क्या बतानी है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बतानी है। क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको आपने ले लिया x किलोमीटर पर आवर। मेरा क्वेश्चन ये है आपके हिसाब से t1 माइनस t2 इक्वल टू 1 होना चाहिए या t2 माइनस t1 इक्वल टू 1? t1 माइनस t2 इक्वल टू 1। अब सुनो क्यों, क्योंकि अपस्ट्रीम में जो है वो पानी के फ्लो के अगेंस्ट आ रही है बोट, तो ज़्यादा उसकी स्पीड कम होगी ना, तो स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा। अभी ये तो समझाया आपको। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, जिस तरफ पानी का फ्लो है
उसके अगेंस्ट बोट चल रही है, तो ज़्यादा स्पीड से चलेगी कम स्पीड तो टाइम ज़्यादा। तो ये हमेशा याद रखना है ऐसे क्वेश्चन में, हमेशा जो आपका अगर सेम डिस्टेंस की बात हो रही है, किसकी सेम, वैसे भी अब नॉर्मली देखो ना स्पीड इसी में, बस ये ध्यान रखना कि हमेशा अपस्ट्रीम की स्पीड जो होती है डाउनस्ट्रीम की स्पीड से क्या होती है ज़्यादा, स्पीड नहीं टाइम जो है हमेशा वो किस में ज़्यादा लगता है, अपस्ट्रीम में। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है वो डाउनस्ट्रीम से कम। और लॉजिकली समझ में आ रहा है क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्यों? क्योंकि डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोट की स्पीड को में ऐड हो जाती है और अपस्ट्रीम में उसके अगेंस्ट हो जाती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अगर मैं T1 निकालता हूँ, यानी कि टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस तो सेम है 24, अपॉन में क्या होता है स्पीड, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ बोट दैट इज 18 माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यही होगा ना। समझ आ गया? ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि बिकॉज स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसलिए ये क्या हो गया 18 माइनस एक्स हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूं, इसको आप ले लो T1, अब टाइम टेकन बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, तो अब भी क्या होगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा 24, लेकिन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी 18 प्लस एक्स। हमेशा बोट की स्पीड पहले रहती है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐड होती है और अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस होती है। ये बात भी समझ में आ गई? ठीक है, तो ये क्या है आपका 18 प्लस एक्स क्या है, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, यानी कि स्पीड ऑफ किसकी, बोट की। तो ये भी क्या होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब यहां तक क्लियर होगी सारी बात? ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब देखो जी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहोगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T1 माइनस T2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, क्योंकि अब स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या है, कम है। तो T1 कितना है 24 बाय 18 माइनस एक्स, माइनस T2 कितना है 24 बाय 18 प्लस एक्स, और ये सारा किसके इक्वल, 1 के इक्वल। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा जी, 24 विद इन ब्रैकेट 1 बाय 18 माइनस एक्स माइनस 1 बाय 18 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा 1। क्लियर हो गया? एलसीएम क्या आ जाएगा, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स क्रॉस कर दो, 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो गया जी 1 हो गया, और अपॉन में क्या आ जाएगा 24, 1 बाय 24, तो 18 से 18 कैंसिल, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x इंटू 24 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा a स्क्वायर 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब 18 स्क्वायर कितना होता है 324, 18 स्क्वायर कितना होता है 324, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 और 6 14, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, ये कितना आ गया 324। समझ में आ गया? 18 स्क्वायर कितना होता है 324। अब देखो जी, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस 18 स्क्वायर है, पहले तो इसको देखो ये क्या हो जाएगा प्लस 48x, अब ये भी यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 324 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अब इसके ऐसे फैक्टर बनाने की प्लस 48 आ जाए, प्लस 48 आ जाए, ये होगा आपका 52 माइनस 6, 12 माइनस 6 कितना होता है 6 होता है,
54 होना चाहिए, कुछ आपके फैक्टर इसी तरह से बनेगा, नहीं तो डी फॉर्मूला लगा 54 और 6 होगा। हाँ 54 और 6, तो इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या, x, तो ब्रैकेट में x प्लस 54, यहाँ से कॉमन क्या, माइनस 6 ब्रैकेट में x प्लस 54 इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 0। अब कॉमन फैक्टर क्या आएगा, x प्लस 54, तो ये हो गया आपका x प्लस 54, देन x माइनस 6 इक्वल टू 0। या तो अब x की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस 54, या x की वैल्यू क्या होगी आपकी 6। ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि स्पीड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो फाइनली x की वैल्यू क्या होगी आपकी 6, क्या होगी 6। तो इसका मतलब क्या, दैट इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया। तो बताओ स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है तो टाइम किसका ज़्यादा रहेगा, हमेशा अपस्ट्रीम का, क्योंकि उसमें बोट की जो स्पीड है या बोट जो है वो स्ट्रीम के अगेंस्ट आती है, तो स्पीड उसकी क्या हो जाती है, कम। स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा। यही इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका ट्राइंगल चैप्टर से है। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ऑन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन। अभी तक कितने सैंपल पेपर्स में कर चुके हो, अब तक तो तुम्हें सभी में आई थिंक ऑलमोस्ट आपको ये थ्योरम देखने को मिल रही है, दैट इज बीपीटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, अब तो रेडी क्या होगा क्वेश्चन कि सर एक ट्राइंगल बनाना है, और ट्राइंगल क्या होगा जी, ए बी सी। अच्छा दे रखा है, कहाँ दे रखा है, नहीं ऊपर वाले क्वेश्चन का नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं है, वो थ्योरम तो आप जैसे मर्जी करो। आपका वो जो क्वेश्चन है वो तो अभी मैंने पढ़ा भी नहीं है, वो इस पर बेस्ड है, उस पर इसका कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो बोर्ड में ऐसे ही आता है क्वेश्चन। मैंने कहा बड़ा कुछ गिवन है फिर तो। अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच एक लाइन ड्रॉ करो डी ई, इन विच डी ई इज पैरेलल टू बी सी, इन विच डी इज पैरेलल टू बी सी। ये क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, डी इज पैरेलल टू बी सी। प्रूव क्या करना है आपको कि इन दोनों साइड के रेशियो जो है इक्वल होंगे, दैट इज ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब इसके लिए आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, ड्रॉ ई एफ, ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी जी एंड डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी। इसके अलावा जॉइन सी डी, जॉइन सी डी एंड बी ई एंड बी ई। यहाँ तक वो डाउट क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब आते हैं जी प्रूफ पर। किस पर आते हैं, प्रूफ पर। तो प्रूफ में सबसे पहले क्या, वी विल फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। तो ए डी लेफ्ट साइड में देखो हाफ इंटू बेस, तो बेस क्या लोगे ए डी, और हाइट क्या होगी ई एफ, अपॉन हाफ इंटू बेस, अब बेस क्या होगा आपका बी डी, और हाइट क्या होगी आपकी ई एफ। हाइट अभी भी आपकी क्या होगी ई एफ होगी। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब हाफ से तो हाफ कैंसिल, ई एफ से ई एफ कैंसिल, तो ये कितना हो गया ए डी अपॉन बी डी। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, लेकिन अब राइट साइड से देखना है आपको। अब किससे देखना है आपको, राइट साइड से। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई।
क्या होगा जी, हाफ इंटू, अब बेस राइट साइड से देखो क्या होगा, ए डी ई में ए, लेकिन हाइट तो आपने पूरे AC में रखा हुआ है, तो यहां पर हाइट क्या रहेगा आपका, DG अपॉन हाफ इंटू बेस क्या होगा, CE, लेकिन हाइट अभी भी यही होगा क्योंकि जो हाइट है आपका दोनों में अगर आप देखो तो पूरे बेस पर है, तो हाइट क्या होगा आपका, DG। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये कितना हो गया, AE अपॉन CE। दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फिर हम क्या कहेंगे, हेयर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CD। अब रीजन क्या होगा, बिकॉज टू ट्राइंगल ऑन सेम बेस एंड between same parallel lines are equal in area। दो ट्राइंगल का अगर सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो ये दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, तो क्या हो जाएगा जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, जहां CD है उसकी जगह क्या आ जाएगा, BDE, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, AE अपॉन EC। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आप ध्यान से देखो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 what we can say that AD upon BD is equal to AE upon EC, hence proved। तो ये तो इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये इस क्वेश्चन का क्या है, फर्स्ट पार्ट। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल PQR। अब यहाँ गिवन है ट्राइंगल PQR, तो यहाँ जो आप ट्राइंगल लोगे वो क्या होगा, ट्राइंगल PQR। अब कहते हैं ट्राइंगल PQR, S and T आर पॉइंट ऑन PQ। PQ पर एक पॉइंट है S और PR पर एक पॉइंट है Q, नहीं T, PR पर एक पॉइंट है आपका T। S and T आर पॉइंट ऑन PQ and PR रिस्पेक्टिवली। अब आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, अगर आप लिखोगे गिवन, व्हाट हैज बीन गिवन, अ ट्राइंगल PQR इन विच डायरेक्टली आप लिख सकते हो PS बाय SQ इज इक्वल टू PT बाय TR एंड एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ। तो पहले तो आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर दो, इसको आप एक कंस्ट्रक्शन की तरह भी शो कर सकते हो। क्या किया आपने, ज्वाइन ST। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड शुड बी इक्वल, और अपोजिट साइड शुड बी इक्वल के लिए अपोजिट एंगल शुड बी इक्वल। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो आपको कहा जा रहा है ये जो एंगल है वो इस एंगल के क्या है, इक्वल। एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ, एंगल PRQ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप प्रूव करोगे तो आप ये कहोगे बिकॉज PS अपॉन SQ, PS अपॉन SQ किसके इक्वल है, PT अपॉन TR, PT अपॉन TR। रीजन गिवन है, इसमें भी क्या सोच रहे हो, हर चीज़ पूछ रहा हूँ तो उसके पीछे जरूर नहीं कोई वैलिड रीजन हो, कई गिवन वाले भी केस है, घबराओ मत। ठीक है, अब अभी आपने प्रूव किया है कि अगर ये रेशियो इक्वल है तो कब होता है, जब ये इसके पैरेलल हो। तो आप कहोगे देयरफॉर ST इज पैरेलल टू QR, और अगर पैरेलल प्रूव कर रहे हो तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT। पैरेलल में क्या होता है, कन्वर्स ऑफ BPT। ये क्लियर हो गया जी। ठीक है, नाउ
अब देखो ध्यान से, एस टी किसके पैरेलल है, क्यू आर के, एंड कैन आई से दैट एस क्यू इज ट्रांसवर्सल, कैन आई से दैट एस क्यू इज ट्रांसवर्सल, तो कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल एस क्यू आर। एक लाइन का इंटीरियर, एक लाइन का एक्सटीरियर और सेम साइड पर, तो इनको क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसको क्या कहते हैं हम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यह समझ में आ रही है, ठीक है। ऑल्सो एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। इसको 1 ले लो, इसको ये गिवन है, और इसको क्या ले लो 2, इसको क्या ले लो 2। अब बताओ जी, तो 1 और 2 से क्या रिजल्ट आ रहा है, फ्रॉम 1 and 2 we can say that angle SQR, from 1 and 2 we can say that angle SQR, ये वाला एंगल SQR is equal to angle PRQ। SQR को मैं और क्या लिख सकता हूँ, PQR is equal to angle PRQ। अब आपने जैसे ये दिखा दिया कि इसके अपोजिट एंगल इक्वल हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ विच इम्प्लाइज PQ इज इक्वल टू PR, वाई, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। हेंस PQR is an isosceles triangle। Question complete। Next question is question number 34। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck at each of its end। तो कैप्सूल जो है आपका कुछ इस तरह से है, ये क्या है आपका सिलेंडर, और दोनों ही एंड में क्या है, 2 हेमिस्फेयर है। तो से दिस इज द वन हेमिस्फेयर एंड दिस वन इज सेकंड। अच्छा जी, और क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, स्ट्रक एट ईच ऑफ इट्स एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है यानी कि ऊपर से नीचे तक, ये कितना है 14 mm। ये कितना है जी 14 mm है, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। इस कैप्सूल का जो डायमीटर है, अब इसका डायमीटर यही होगा, ये 5 mm है, तो इसका मतलब अगर मैं इसके रेडियस की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, इसका जो रेडियस है वो हो जाएगा 2.5। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये भी 2.5, और ये जो यहाँ से सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगा ये भी 2.5। तो जो ये सिलेंडर की जो हाइट है ये हो जाएगा 14, 2.5, तो ये हो गया 9 mm। सारी चीज़ें क्लियर हो गई, समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। नाउ सरफेस एरिया का मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। 2 फिगर है अलग अलग, तो क्या कहोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है जी 2 पाई RH, और ये क्या होगा आपका 2 पाई, अब रेडियस दोनों में सेम है तो कॉमन क्या आ जाएगा 2 पाई R, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा H प्लस 2 पाई R कॉमन ले लिया तो ये रह गया 2R। तो 2 पाई कितना है 22/7, R कितना है 2.5, H हाइट ऑफ सिलेंडर तो 9, हाइट का मतलब यहाँ पर किससे है, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो H कितना हो गया आपका 9 प्लस 2 इंटू R दैट इज 2.5। ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसमें देखो ये कुछ कैंसिल होगा आपका, तो ये हो जाएगा, तो ये होगा 22 2 जा 44 इंटू 2.5/7, ये हो जाएगा 5, 9 + 5 होगा 14, तो ये तो डायरेक्टली कैंसिल।
और 44 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 44 को 5 से करो ना सर, 2.5 है ना, तो ऊपर 2 भी तो है। अच्छा हाँ 2.5 इंटू 2 हो गया आपका। अब क्या होगा, इट इज इक्वल टू 44, 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट आपकी मिलीमीटर है और एरिया निकाल रहे हो तो क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 का ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुलाब जामुन, मुंह ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुंह बंद ही रखना। कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी जितना उसका एक वॉल्यूम है उसका 30% उसमें क्या है, चाशनी होती है ना, चीनी वाली, आपको उसी का तो मज़ा आता है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन द 45 गुलाब जामुन ईच शेप लाइक अ सिलेंडर। अब भैया एग्जैक्टली तो गुलाब जामुन बनेगा नहीं, मान लेना गुलाब जामुन है, क्योंकि ये तो हो गया इसका सिलेंडर। सर कैप्सूल ठीक है, कैप्सूल उसका सेम ही दिया हुआ है, ये देखो हेमिस्फेयर। अब ये आपके वो होते हैं ना ठंड वाले गुलाब जामुन, गरम गरम जो होते हैं, ये वो है, एज्यूम कर लो क्या जा रहा है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो टोटल तो ये तो इसकी लेंथ होगी, टोटल कितनी है 5 सेंटीमीटर, चलो जी। एंड डायमीटर 2.8, अब डायमीटर 2.8 है, इसका मतलब जो रेडियस है, वो हो गया 1.4, तो ये हो गया 1.4 सेंटीमीटर, और ये जो रेडियस है ये भी कितना हो गया 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 1.4 2.8, तो ये हाइट कितनी आ गई सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 5 माइनस 2.8 इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना 2.2। अब सबसे पहले हमें क्या करना, हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। एग्री करते हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर 2/3, गुड वेरी गुड, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ से कॉमन लूंगा तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या आएगा h प्लस, अब ध्यान से देखो पाई आर स्क्वायर तो निकल गया, 2 2 जा क्या 4, तो ये हो गया जी 4/3 आर। एग्री करते हो, ये आपका आ गया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, पर टोटल कितने हैं 45। नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं लेता हूँ v, तो ये हो जाएगा 45 इंटू वी, तो ये हो जाएगा 45 इंटू वी की वैल्यू क्या है पाई आर स्क्वायर h प्लस 4/3 आर। ये भी क्लियर है, ठीक है। अब आपको निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। नाउ 50%, टोटल वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, तो वो जितना भी इसका वॉल्यूम है उसका 30%, तो ये हो जाएगा 30% इंटू 45 इंटू, इसको v रख लेते हैं, फिर इसको v1 कर देते हैं, क्या कर देते हैं v1 क्या है वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो सीधा मैं ऐसे लिखूं टोटल वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन कितना हो गया v1, तो इसको सीधा कर दो, तो इसको v1 ले लिया, तो ये हो जाएगा 30% इंटू v1, यानी कि v1 हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अब क्या करना है आपको, v1 की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा 30/100 इंटू v1 कितना है 45, तो ये हो गया जी 45 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू h प्लस 4/3 आर। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है।
अब देखो जी, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 30/100 इंटू 45, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 1.4, स्क्वायर है तो 1.4, स्क्वायर है तो 1.4, फिर एच कितना है 2.2 प्लस 4.3 इंटू आर का मतलब 1.4, आर का मतलब 1.4। ये क्लियर हो गया जी। अब डेसिमल रिमूव करो तो 10, डेसिमल रिमूव करो तो 10, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0 से 0, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 से इसको कर देते हैं, ये हो गया 11, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, और कोई सेवा नहीं, छोड़ दो। तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 11 7 जा 77, 5 5 जा 25। यहाँ से देखो अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा, 3 इंटू 2.2 6.6 प्लस 14 4 जा 56, तो ये हो गया 5.6। कितना हो गया, 5.6। अभी हो गया 27 इंटू 77 इंटू अपॉन 25, 6.6 और 5.6, 6 और 6 कितना 12, और 5 प्लस 1 6 और 6 कितना 12, तो क्या लिखूंगा 12.2 अपॉन में 3, और तो कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, डेसिमल रिमूव करके यहाँ पर 0, डेसिमल रिमूव करके यहाँ पे 0। अब ये किस पर जा सकता है, हाँ जी 27 और 30, तो किस पर जाएगा आपका, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, हो गया ना। और ये किस पर हो सकता है, 2 पर, किस पर हो सकता है 2 पर, ठीक है। तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, आई डोंट थिंक अब कोई चांस है, नहीं है ना। अब तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, अब सबसे पहले देखो ये हो गया 77 और 61 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, एग्री करते हो। अपॉन में क्या आएगा, 25 5 जा 125, 25 5 जा 125। सर मल्टीप्लाई में था, क्लियर हो गया तक, सर वो मल्टीप्लाई में था तो वो 61 नहीं होएगा सर, 61 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 5 जा 9 6 जा 54, 9 कौन सा है भाई 9 यहाँ पर 9 3 जा 3 से क्या हटा नहीं था, 3 9 जा 27, क्या हो गया है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 549 और 77, 9 7 जा 63, 7 4 द 28 और 6 34, 7 5 जा 35 और 3 38, 7 से करोगे फिर यही आएगा, 3 4 8 3, 3 4 और 3 7, 8 और 4 12, 9 और 3 12, 3 और 1 4, यह आ गया आपका 42273। किससे डिवाइड करना है, 125 से। अब 42273 को आप डिवाइड कर दो 125 से, तो 125 से डिवाइड करोगे तो सबसे पहले तो देखो जी 3 पर जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, तो ये आ गया 375। 12 माइनस 5 7, 11 माइनस 7 4, अब क्या आ गया 7। अब ये किस पर जाएगा आपका, फिर 3 पर ही जाएगा, 4 पे जाएगा, नहीं 4 पे, 12 4 48 होता है, तो 3 पर ही जाएगा, ये आ गया 375। 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 3 1, अब ये आ गया आपका 3। 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, बहुत बड़ा होता है, 8 पर जाएगा ये आपका, किस पर जाएगा 8 पर, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20, 8 1 जा 8 और 2 10, तो 8 पर हो गया आपका 1000। तो 3 2 और 0, यहाँ पर आ गया डेसिमल, 1 पर 125 1 जा 125, 10 में से 5 गया 5 और 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, फिर 0 करोगे तो फिर ये इस पर जाएगा 8 पर, तो लमसम आप कह सकते हो 338.8 को राउंड ऑफ करते हो तो 0.2 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आ गई बात, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। तो 400 नियॉन लैंप्स का मतलब एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पर आपको
एन की वैल्यू गिवन है, क्या निकालना क्या आपको? एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ का मतलब क्या निकालना है आपको? मीन। मीडियन तो निकालना नहीं है, तो एक काम करो पहले क्लास इंटरवल लिखो। तो क्लास इंटरवल क्या क्या है आपका? 1500 टू 2000, फिर क्या है 2000 टू 2500, देन 2500 टू 3000, 3000 टू 3500, 5000 तक जाना है ना, 3500 टू 4000, 4000 टू और 4500 टू 5000, 4500 टू 5000। फिर आपको नंबर ऑफ लैम्प दैट इज Fi 14, 56, 60, 14, 56 और 60, फिर 86, 74, 62 और 48। और आपको क्या कहा गया इसमें? टोटल ये कितना है आपका? 400। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि सम ऑफ Fi तो गिवन है, ये कितना है आपका? 400। क्या है आपका? 400। सबसे पहले क्या निकालोगे? मिड वैल्यूज। सबसे पहले क्या निकालोगे? मिड वैल्यू। तो जो मिड वैल्यूज आएंगी आपकी वो क्या क्या आएगी भैया? 500 का डिफरेंस था, इसमें 500 प्लस करो 2250, इसमें ऐड करो 2750, फिर आ जाएगा 27 प्लस 5 3250, 32 प्लस 5 3750, 37 प्लस 5 4250 और ये हो गया 4750। मिड वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब ये बड़ा है तो इसमें किस मेथड से करना चाहिए? स्टेप डेविएशन से। तो स्टेप डेविएशन के लिए पहले क्या निकालोगे? ui इक्वल टू क्या होगा? xi माइनस ए अपॉन h। तो a किसको लोगे? सेंट्रल वैल्यू। तो ये वाली अब ये आपका हो गया a, ये आपका क्या हो गया? a। तो पहला ये क्या है? 1750, इसमें से माइनस करोगे 3250 और डिवाइड किससे करोगे? 500 से, है ना? यही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही h होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? 0, 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 7 5 और 2 माइनस 1 1। तो कितना आएगा? माइनस में आएगा तो -3। कितना आएगा? -3। अब आपको पता है प्लस प्लस 1 जोड़ते जाओ, तो ये कितना आ जाएगा? -2, फिर -1 0 1 2 3, फिर क्या निकालोगे? FI तो FI देखो 14 3 जा 42, 56 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 और तब भी कह रहा हूँ इसका विश्वास मत करो। 60 इंटू -1 -60, 86 0 दा 0, 74 इंटू 1 74, 62 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 8 3 जा 24 और 4 3 जा 12 और 2 14। ये आपकी वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना है? सम ऑफ FI तो पहले इसको देखो 144 124 74, तो ये हो गया 12, 7 प्लस 1 8 और 2 10 और 4 14 और ये हो गया 342। अब ये माइनस वाला प्लस करो तो 42 112 और 60, 2 और 2 4, 7 और 4 11, ये आपका माइनस में आ रहा है। तो प्लस का 342 माइनस का 214, 12 में से 4 गया 8, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। पॉजिटिव आएगा लेकिन क्या आएगा? 128 आ गया। अब बाय स्टेप डेविएशन मेथड, बाय स्टेप डेविएशन मेथड एवरेज जो आपको फाइंड करनी है उसका मतलब आपको मीन फाइंड करना है। एक्स बार किसके इक्वल होता है? a प्लस सिग्मा FI UI सिग्मा FI इंटू h। वेरी गुड। a कितना था? 3250, सिग्मा FI UI कितना है? 128, सिग्मा FI क्वेश्चन में गिवन है 400 और h कितना है? तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करना होता है, पहले आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना होता है। तो 00 से 00 कैंसिल, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो 3250 प्लस 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया? 0 और 6 प्लस 5 11, 3 प्लस 1 4, 3410। एवरेज लाइफ ऑफ लैम्प, एवरेज लाइफ ऑफ लैम्प इज 3410। आर में था ना टाइम, ये इसकी एवरेज लाइफ है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।